ओस्मोसिस का सिंपल मतलब है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, वहां पर सॉल्वेंट का कोई जिक्र नहीं था। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सॉल्वेंट का कोई मैटर नहीं था। नॉर्मली जब किसी भी चीज में दो सिस्टम में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दो सिस्टम का मतलब क्या है। दो सिस्टम का मतलब एनीथिंग विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, उन्हें बोलते हैं दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, वो दो सेल हो सकते हैं, वो एक एनक्लोज्ड बॉक्स विद आउटर एनवायरनमेंट, कुछ भी हो सकता है। सिस्टम की हम बात करते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें एक चीज देखने लायक ये है कि नॉट सोल्यूट, यहां सोल्यूट मूव नहीं करता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सिंपल सा एक मतलब है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अपने अक्रॉस सॉल्वेंट की मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट एनी चैनल्स, विदाउट एनी गेट्स, बट सोल्यूट कैन नॉट पास। वो सोल्यूट जो है वो पास नहीं कर सकता, चाहे उसका साइज जितना छोटा हो चाहे साइज बड़ा हो, डजंट मैटर। सोल्यूट में सोल्यूट मूव नहीं कर सकता। और ये सेमी परमिएबल जो है वो एक टाइप की मेम्ब्रेन है, जहां पर लेट मी शो यू डायग्रामेटिकली। ये है इसके पास कुछ इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, और इन स्पेसिस की हेल्प से नाउ ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स द सॉल्वेंट। ठीक है, जो ब्लैक कलर है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो नेक्स्ट रेड कलर है ये रिप्रेजेंट करता है सोल्यूट को। तो यहां पर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स आगे मूवमेंट के लिए फैसिलिटेटेड नहीं है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, बट ये चीज कब मूव हो सकती है? ये चीज मूव हो सकती है अगर खर्चा हो किसी का, एटीपी का होगा क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तब ये चीज काम आएगी। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अलावा तीन तरह की और मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको हम देख लेते हैं। दूसरी है इसमें परमिएबल मेम्ब्रेन। तो परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी होगी? परमिएबल मेम्ब्रेन हैव लार्जर पोर साइज। ठीक है, पोर साइज जो है वो काफी बड़ा होता है, और जैसा आप यहां देख पाएंगे ये किसी भी चीज को रोकती नहीं है, डायरेक्ट मूवमेंट हो सकती है किसी भी चीज की अक्रॉस द, जो रेड कलर है अगेन फॉर द सोल्यूट, ये बड़ी आराम से इस तरफ मूव कर जाता है। इसके अलावा जो सॉल्वेंट है ऑब्वियसली वो मूव करेगा। तो ये जो है परमिएबल मेम्ब्रेन का नेचर होता है। परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल कहां प्रेजेंट होती हैं? ये दोनों मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं। ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कोई भी सिंपल प्लांट सेल जो है, जो अभी डिवाइडिंग सेल है, यानी जो पेरेंकाइमेटस सेल है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मोस्टली प्रेजेंट होती है ऐसे सेल्स में जो कॉलेनकाइमा के सेल्स हैं, जिनके ऊपर सेल्यूलोज डिपोजिशन, हेमीसेल्यूलोज डिपोजिशन जो है वो इंक्रीज हो चुका है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मोस्ट सेमी परमिएबल, या उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। तो इसमें सेमी परमिएबल में न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन भी आती है, टोनोप्लास्ट। ठीक है, जो अंदर उसके वैक्यूल प्रेजेंट होता है एक सेल, प्लांट सेल के अंदर, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या होती है? सेमी परमिएबल। ठीक है, सॉरी, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बाद दो मेम्ब्रेन्स और हैं। एक मेम्ब्रेन है इम्परमिएबल। ठीक है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? जिसके अंदर कोई पोर नहीं होता, और ये जो ऐसी मेम्ब्रेन है जो अपने अक्रॉस ना तो सॉल्वेंट को और ना ही सोल्यूट को, किसी भी चीज की मूवमेंट को फैसिलिटेट नहीं करती। ये सारे प्रोसेसेस डिनाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। कहां प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट है सुबरिन डिपॉजिटेड सेल्स
कहां प्रेजेंट होते हैं? ये वेस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा क्यूटिनाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, जिनके अंदर क्यूटिन प्रेजेंट होता है। वहां पर ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। आप जान गए होंगे कि ये जो है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की बात चल रही है, और यहां पर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? इम्परमिएबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ जो टाइप है वो है सेलेक्टिवली परमिएबल। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी तरह का अगर मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। इसे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंटली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंटली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें कौन सी मेम्ब्रेन आती है? देखिए, ये एक मेम्ब्रेन है, नॉर्मल साइज का पोर साइज है। इस पोर साइज में यहां जो भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसकी मूवमेंट को कोई रोक टोक नहीं है, ये बड़ी आराम से जा सकता है। और यहां पर दो तरीके के सोल्यूट प्रेजेंट है, टाइप ए और दूसरा है हमारे पास टाइप बी। अब ये जो सेलेक्टिवली डिफरेंटली परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? एक पर्टिकुलर टाइप के सोल्यूट की एंट्री को इजीली फैसिलिटेट करती है, बट दूसरी एंट्री को रोक दिया जाता है। देयर इज नो ट्रेस पासिंग बाय दिस सोल्यूट। दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल। बट हियर इज अ केस कि इस मेम्ब्रेन में चैनल्स होते हैं। चैनल्स कौन से होंगे? आयन चैनल्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद एक्वापोरिन्स हो सकते हैं इसमें। इसके बाद इसमें प्रोटॉन पंप हो सकते हैं, जो हमेशा किसी न किसी प्रोटीन के थ्रू गार्ड किए जाते हैं। और अगर प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ, अब फॉस्फोराइलेशन कब होगा? जब एटीपी का खर्चा होगा, तो उस कंडीशन में हमेशा मूवमेंट जो है वो फैसिलिटेट करते हैं कौन? प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो है वो यूज करेंगे एटीपी, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करती है। और सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो अपने मेम्ब्रेन के अक्रॉस पॉजिटिव चार्ज के आयंस को और पॉजिटिवली चार्ज और हाईली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स को कभी भी एंट्री परमिट नहीं करेगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मेम्ब्रेन्स। अभी वापस आ जाते हैं, हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए थे, फिर से आ जाते हैं वापस हम ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब दो सिस्टम में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को एम्प्लॉय किया जाता है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी हो सकती है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो सकती है पार्चमेंट मेम्ब्रेन। वहां मैंने जब बताया था तो एग्जांपल नहीं दिया था शायद। पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो सकती है, ये कोलॉइडल मेम्ब्रेन हो सकती है, या इसके अलावा ये सेलोफेन मेम्ब्रेन हो सकती है। ये तीन तरीके की है। मोस्ट कॉमन है पार्चमेंट, कोलॉइडल या सेलोफेन मेम्ब्रेन। और देखिए, ये है सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी इनका जो पोर साइज है वो एक नॉर्मल किसी भी सेल की मेम्ब्रेन से मेल खाता है, ठीक है। अब यहां पर दोनों जगह हमने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाला हुआ है, दैट इज 1 लीटर, ठीक है जी। हमने ऐड किया इसमें सॉल्ट 50 ग्राम्स, और इसमें सॉल्ट ऐड किया ना। ये जो फिनोमिना है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ऑस्मोसिस की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन अभी तक आपको नहीं बताई है। और इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया 5 ग्राम्स, ठीक है। मोलैरिटी के बेसिस पे ये होता है 0.855 मोलर, और इसको कैलकुलेट कर लेना जितना भी है। बट
कंसंट्रेशन इसमें इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मोलैरिटी हमेशा कम होगी ऑब्वियसली। 50 ग्राम सॉल्ट डालने के बाद और यहां पर सिर्फ 5 ग्राम सॉल्ट डालने के बाद एक चीज मुझे आप लोग सोच के बताइए कि जो भी वाटर है उसमें से सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा किसके पास है। ठीक है, मैं 1 ग्राम सॉल्ट को 1 मॉलिक्यूल मान रहा हूं, ठीक है, NaCl को। इसमें कितने होंगे इस तरह के 50, इसमें कितने होंगे सिर्फ 5। अगर मैंने 1 ग्राम सॉल्ट के इक्विवेलेंट 1 NaCl का मॉलिक्यूल मान लिया, ठीक है, होता नहीं मान लिया, तो ये 5 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, ये 50 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। अब जब इन दोनों के बीच में सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो इसमें भी हम एक और चीज को मान सकते हैं, इजी करने के लिए मान सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, ये सॉल्यूशन बना लेते हैं। यहां पर 5 मॉलिक्यूल्स ने कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया अपने साथ, अंदर चाहे ऊपर, ओवर और इनसाइड द सोल्यूट पार्टिकल कितना वाटर। यहां पर जो वाटर है वो सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर एब्जॉर्ब्ड, और यहां कितने हुए 50 वाटर मॉलिक्यूल्स। फ्री ज्यादा कहां है, यहां पर फ्री वाटर ज्यादा है। मूवमेंट कहां होगी, अब मैंने बताया मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो देखिए जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है वहां से मूवमेंट किधर होगी, इधर। किस चीज की, सोल्यूट की नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये सोल्यूट की मूवमेंट को फैसिलिटेट नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की पार्टिकल की, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की ट्रेस पासिंग को अलाउ करती है। तो मूवमेंट किसकी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ वाटर की। कहां से कहां, बी सिस्टम से ए सिस्टम में। क्लियर है, आ गया समझ में कि सॉल्वेंट की मूवमेंट क्यों होती है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सोल्यूट की मूवमेंट को फैसिलिटेट नहीं करती, इस वजह से मूवमेंट किस चीज की होगी, सॉल्वेंट की। एंड दैट इज हियर द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि यहां फ्री वाटर ज्यादा है, फ्री मॉलिक्यूल्स वाटर के ज्यादा है। मूवमेंट का और ये ए में, वहां पर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हैं, यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस है। यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है फ्री वाटर की, यहां कंसंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट जो है बी से ए की तरफ हो रही है। ठीक है, और इसी बेसिस पे जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो 3 तरीके के होते हैं। वो 3 तरीके के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, सबसे पहला सॉल्यूशन आता है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल हम लेते रहेंगे। 1 ग्राम सॉल्ट मॉलिक्यूल को, 1 ग्राम सॉल्ट को हम 1 मॉलिक्यूल मानते रहेंगे। तो देखिए पहला है आइसोटोनिक, एक है इसमें हाइपरटोनिक और एक है इसमें हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब आपको पता है कम, आइसो का मतलब है बराबर और हाइपर का मतलब है ज्यादा। बट क्या प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट, हाइपर, हाइपो, आइसो, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। अगर आइसोटोनिक में 1 ग्राम सॉल्ट 10 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो इसको हम कर लेते हैं 2। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इन सॉल्वेंट, ये हमारे पास एक गिवन सॉल्यूशन है। याद रखिएगा एक और चीज, किसी भी सॉल्यूशन को हम हाइपर या हाइपो नहीं कह सकते तब तक जब तक हम उसका किसी चीज के साथ कंपैरिजन नहीं कर लेते। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर हम इसका बनाते हैं तो ये हो जाएगा 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इंटू 10 ml ऑफ वाटर। अब मैं इसको
3 ग्राम से लेके और इंफिनिटी तक ले सकता हूं। ठीक है, अगर ये 3 ग्राम सॉल्ट भी है तो भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपो क्या होगा, 2 से कितना भी नीचे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है जी। अब आइसोटोनिक के साथ साथ मैं एक और चीज लिख देता हूं यहां। मैंने डाला है 2 ग्राम सॉल्ट 20 ml वाटर में। क्या ये इसके बराबर हुआ? नहीं, यहां पर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस वजह से ये कंडीशन भी क्या है, हाइपोटोनिक। क्लियर है? अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 1 ग्राम सॉल्ट इन 2 ml वाटर, क्या ये कंडीशन आइसोटोनिक या है? नहीं, ये हाइपरटोनिक ही होगी, क्योंकि यहां पर वाटर कंसंट्रेशन डाउन चली गई। सोल्यूट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, और इसको हम इस तरह से, अब देखिए कोई भी जो सेल होगा उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होता है। इस सेल को मैंने एक पेट्री डिश के अंदर रखा। सपोज इसके पास कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप की कंसंट्रेशन है, वी हैव A/B, ये इसके पास कंसंट्रेशन है, मान लेते हैं, चलिए ये 1/5, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्वेंट। बाहर की तरफ मैंने एक सॉल्यूशन डाला है जिसके अंदर 3/5 की कंसंट्रेशन है। ये मेम्ब्रेन इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अभी मैंने आपको बताया था मूवमेंट कहां से कहां होती है, प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर जहां ज्यादा होगा से मूवमेंट स्टार्ट होगी, और कहां जाएगी, जहां पर वाटर जो कंसंट्रेशन है वो कम है, बाहर की तरफ। ठीक है, दिस सॉल्यूशन इज व्हेन कंपेयर्ड टू द इनर सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब भी हम सेल को डालते हैं तो सेल जो है वो बाहर की तरफ वाटर को रिलीज कर देता है, और वाटर के आउटसाइड रिलीज की वजह से उसके साइटोप्लाज्म में वाटर कम हो जाएगा, और वाटर के साइटोप्लाज्म में कमी की वजह से उसका साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो प्लांट की बात करें तो प्लांट सेल की तरह ही पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म जो बीच में कंस्ट्रिक्ट हो गया, एंड दिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ऑपोजिट टू दिस, अगर मैं बाहर की तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल देता हूं तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि यहां पर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, 1/10 कर देता हूं मैं अगर इसको, सोल्यूट वर्सेस सॉल्वेंट, तो वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा, यहां पे वाटर मूव करेगा इनसाइड, और जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म में वाटर की कंडीशंस क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, और जो सेल है वो फूल जाएगा। एंड दिस इज अ फ्लैसिड सेल। प्रोसेस को बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। इससे पिछला प्रोसेस जहां प्लाज्मोलाइसिस हो रही थी उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस। और जहां पर सेल की कंसंट्रेशन या प्लाज्मा पे कोई इफेक्ट ना पड़े वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब जो आप यहां पर सेल देख पा रहे हैं, इस सेल के अंदर वाटर मूव कर गया, और ये जो वाटर जो मूवमेंट हुई है एंडोस्मोसिस की, ये जो वाटर है वो एक्स्ट्रा है सेल के लिए, वो सेल की कंसंट्रेशन से ज्यादा है। ठीक है, तो वो वाटर जो अंदर एंटर किया है जिस वाटर ने, वो वाटर ऑब्वियसली इसकी वॉल्स के ऊपर अंदर की तरफ से कोई प्रेशर लगाएगा। ठीक है, आप एक गुब्बारा फुलाते रहते हैं फुलाते रहते हैं, एक बार के लिए होता है कि वो फट जाता है। ठीक है, क्यों फटता है, क्योंकि उसकी जो उसकी वॉल्स थी वो इतनी ज्यादा इलास्टिक नहीं थी, वो नहीं सहन कर पाई। सेम चीज इसके साथ होती है, वाटर की कंटिन्यूअस मूवमेंट की वजह से जो सेल है वो क्या होगा, स्वेलअप हो जाएगा, और ये जो प्रेशर जो अंदर की तरफ से इसकी वॉल्स पे लग रहा है इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है,
एंड जो सेल की कंडीशन है अभी इसको बोलते हैं टर्जिडिटी। ठीक है, तो ये था टर्गर प्रेशर और ये थी कंडीशन टर्जिडिटी की। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द वीडियो ऑफ डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मीट यू सून।